चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। कितना पीछे? करीब करीब 2500 साल। एक ऐसे दौर में जब दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में दो समाज राजशाही के अलावा कुछ और आजमा रहे थे। ये कहानी है भारत के वज्जी संघ और ग्रीस के एथेंस के लोकतंत्र की। तो एक सवाल मन में आता है कि 2500 साल पहले लोगों का राज आखिर दिखता कैसा था। देखिए, आज जब हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करते हैं तो एक अलग ही तस्वीर दिमाग में बनती है, पर उस जमाने में इसका मतलब क्या था? और जैसा कि हम देखेंगे, जवाब उतना सीधा साधा है नहीं। इसको समझने के लिए हम दो बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज को देखेंगे। एक तरफ है अपने भारत में गंगा के मैदानों का शक्तिशाली वज्जी संघ और दूसरी तरफ है यूरोप का मशहूर शहर एथेंस। दोनों ही अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इन दोनों प्राचीन गणराज्यों की बिल्कुल बेसिक बातों से। ये बने कैसे थे और इन्हें चलाता कौन था? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चलिए पहले भारत वाले सिस्टम को समझते हैं। वज्जी में जो सिस्टम था उसे कहते थे गण या संघ। इसका मतलब बहुत सिंपल भाषा में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां कोई एक राजा नहीं है, बल्कि कई सारे शासक मिलकर राज कर रहे हैं। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया था ये, जब ज्यादातर जगहों पर सिर्फ एक ही राजा का हुक्म चलता था। और यहीं पर बात और भी मजेदार हो जाती है। वज्जी में कभी कभी तो हजारों लोग एक साथ शासन करते थे, और मजे की बात यह है कि हर एक को राजा कहा जाता था। सोचिए, एक साथ हजारों राजा, वो सब मिलकर फैसले लेते थे। अब अगर हम एथेंस की तरफ देखें तो वहां 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी स्वतंत्र पुरुषों को पूरा नागरिक माना जाता था और उन्हें शासन में हिस्सा लेने का हक था। मतलब दोनों ही जगह पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं थी। तो सवाल ये है कि इतने सारे लोग मिलकर फैसले लेते कैसे थे? क्या प्रोसेस था? चलिए अब सीधा उनकी असेंबली में चलते हैं, देखते हैं कि वहां होता क्या था। देखिए, वज्जी हो या एथेंस, दोनों के सिस्टम का दिल थी उनकी असेंबली, यानी एक सभा। सारे बड़े बड़े जरूरी फैसले यहीं लिए जाते थे, चाहे जंग का ऐलान करना हो या कोई नया कानून बनाना हो। लेकिन जिस तरह से ये सभाएं काम करती थीं, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और बस यहीं हमें दोनों सिस्टम्स के बीच का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। वज्जी संघ में क्या होता था? राजा लोग बार बार मिलते थे, हर मुद्दे पर लंबी लंबी बहसें होती थी और कोशिश ये रहती थी कि सब लोग एक बात पर राजी हो जाएं। दूसरी तरफ एथेंस में नागरिक साल में लगभग 40 बार मिलते थे। ये तो ठीक है, लेकिन कई बड़े बड़े सरकारी पद बहस से नहीं बल्कि लॉटरी से भरे जाते थे। जी हाँ, लॉटरी से। कोई भी नागरिक अपना नाम दे सकता था और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो चुन लिया जाता था। एक मिनट के लिए बस ये सोचकर देखिए, एक तरफ है वज्जी का कोई राजा जो अपनी दलीलों के साथ एक लंबी और थका देने वाली बहस के लिए तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ है एथेंस का एक आम नागरिक जिसे सुबह तक शायद पता भी ना हो कि शाम होते होते लॉटरी में उसका नाम आ जाएगा और वो किसी बहुत पावरफुल पोस्ट पर बैठ जाएगा। मतलब शासन में हिस्सेदारी का कितना अलग अलग तजुर्बा था दोनों जगह। तो ये तो हुई फैसले लेने की बात, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। इन फैसलों में शामिल होने का हक आखिर था किसे? किसकी आवाज सुनी जाती थी? और बस यहीं आकर इन पुराने गणराज्यों की एक बहुत बड़ी कमी सामने आती है। जब वो कहते थे जनता का शासन, तो उनकी जनता में कौन कौन शामिल था? क्या हर कोई? अगर हम वज्जी संघ की बात करें तो वहां की सभाओं में 3 बड़े ग्रुप्स को आने की इजाजत ही नहीं थी। पहला महिलाएं, दूसरा दास या गुलाम, और तीसरा कमकार। कमकार कौन थे? ये वो खेतीहर मजदूर थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में काम करते थे और इसीलिए उन्हें शासन में कोई हक नहीं दिया गया था। अब अगर हम एथेंस की तरफ देखें तो कहानी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। वहां भी महिलाओं को नागरिक का दर्जा नहीं था। जो बाहर से आए व्यापारी और कारीगर थे, जो एथेंस में ही रहते थे, काम करते थे, उन्हें भी कोई नागरिक अधिकार नहीं थे। और हाँ, वहां भी हजारों की संख्या में दासों को नागरिक नहीं समझा जाता था। तो मतलब साफ है, उस दौर में नागरिक होने का मतलब ही बहुत सीमित था। ये हक जन्म से, जेंडर से और आजाद होने या न होने से तय होता था। आज की तरह यूनिवर्सल नहीं था। इसीलिए दोनों ही सिस्टम में महिलाओं और दासों को तो पूरी तरह से बाहर ही रखा गया था। ये जो बाहर रखने का सिस्टम था,
इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें उस समाज के ताने बाने को देखना होगा। वो कौन से नियम थे जिन पर यह समाज टिका हुआ था? वज्जी और नॉर्थ इंडिया के बाकी हिस्सों में समाज का आधार थी वर्ण व्यवस्था। ये एक तरह की सोशल हायरार्की थी, एक सामाजिक सीढ़ी थी जिसे पुरोहितों ने बनाया था। और ये लोगों को जन्म के आधार पर 4 ग्रुप्स में बांटती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर ग्रुप के लिए अलग काम, अलग नियम तय थे। ये टेबल दोनों समाजों के बीच के इस बुनियादी फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार था जन्म और एक तरह की धार्मिक शुद्धता। यहाँ शूद्रों और महिलाओं को कई धार्मिक कामों से दूर रखा जाता था। वहीं एथेंस की जो हायरार्की थी वो नागरिकता पर आधारित थी कि आप सिटीजन हैं, विदेशी हैं या फिर गुलाम हैं। यहाँ लोगों को बाहर रखने का आधार पॉलिटिकल था। लेकिन एक बात कॉमन थी, नतीजा दोनों ही जगह एक ही था। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधिकारों से दूर था। अच्छा, इन राज्यों के इतने शक्तिशाली होने के पीछे उनकी ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल था। गंगा और सोन जैसी नदियां जमीन को बहुत उपजाऊ बनाती थीं। घने जंगलों से घर बनाने के लिए बढ़िया लकड़ी मिलती थी और सेना के लिए हाथी मिल जाते थे। और लोहे की खदानों से बनते थे मजबूत हथियार और औजार। इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से शायद एक ऐसा सिस्टम भी मुमकिन हो पाया जहां ताकत किसी एक राजा के हाथ में नहीं बल्कि कई क्षत्रिय राजाओं में बटी हुई थी। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए आखिर में इन प्राचीन गणराज्यों के आइडियल्स और उनकी असलियत पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत मशहूर बौद्ध ग्रंथ है दीघनिकाय। उसमें भगवान बुद्ध की एक सलाह का जिक्र मिलता है। उन्होंने कहा था कि वज्जी लोग तब तक तरक्की करते रहेंगे जब तक वो सब मिलकर और बार बार सभाएं करते रहेंगे, एकता से काम करेंगे और अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। ये उनके आइडियल को दिखाता है, एक ऐसा गणराज्य जो एकता, बहस और सम्मान की नींव पर खड़ा हो। लेकिन यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। एकता और बहस का ये इतना बड़ा आइडियल उस कड़वी सच्चाई के सामने छोटा पड़ जाता है कि आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को जानबूझकर इस पूरे सिस्टम से ही बाहर रखा गया था। और ये सिर्फ वज्जी की कहानी नहीं थी, यही एथेंस की भी हकीकत थी। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर शासन के ये दोनों शुरुआती और इतने क्रांतिकारी मॉडल बहिष्कार यानी एक्सक्लूजन पर टिके थे, तो ये हमें आज के लोकतंत्र के बारे में क्या सिखाता है? सच में एक ऐसी सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए जो वाकई में जनता के द्वारा और जनता के लिए हो? इस पर सोचना तो बनता है।